दोस्तों आज जिस स्थिति में हम हैं, स्थिति में हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा संगठन है, हमारी कंपनी है, वो स्थिति है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो स्थिति है इवोल्यूशन की। इस स्थिति के बाद हमें बहुत नए ऊंचाई पर रहने वाले हैं, डेवलपमेंट के साथ, विकास के साथ एक नई ऊंचाई पर जाने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो भी काम हमने किया, उस काम करने के पीछे, उस तरीके के पीछे एक सोच थी। एक सोच थी कि हम बाकी के स्टार्टअप के जैसे हम अपने कंपनी को बेच के पैसा नहीं जुटाएंगे। जिस तरह से कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी भारत में शुरू होती है और धीरे धीरे पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए अपने शेयर्स बेच के अल्टीमेटली उसके पूरे अधिकार किसी बाहर की कंपनी को देते हैं, कोई जापानीज, कोई चाइनीज, कोई अमेरिकन कंपनी को देते हैं। वैसे हमने सोचा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम हमेशा अपनी कंपनी को 100% भारतीय रखेंगे और इसलिए उस हद तक, उस लेवल तक पहले जाएंगे जहां हमें अपनी कंपनी बेच के या शेयर बेच के पैसे जुटाने की जरूरत ना पड़े। दूसरी हमारी सोच थी कि हम हर गांव में, हर तहसील में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको बढ़ावा देंगे, इसको प्रमोट करेंगे। दोस्तों दुनिया के जितने भी महान साइंटिस्ट है, संशोधक है, उन्होंने कभी भी जो फॉर्मल एजुकेशन होके यानी पीएचडी बन के वो साइंटिस्ट नहीं बने। तो जो काम किया वो दिल से किया, पैशन से किया, उसके बाद वो महान साइंटिस्ट बने। हमारे जो एंटरप्रेन्योर थे, जो दुनिया के सबसे बड़े, इनफैक्ट भारत के ही नहीं तो पूरी दुनिया में जितने भी महान उद्योजक हैं, जितने भी महान एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन हैं, वो कैसे बने? तो किसी एमबीए स्कूल में पढ़ के बिल्कुल नहीं बने। वो अपना काम पूरी तरह से लगन के साथ करके बने। तो इसलिए हमने भी कोशिश की इस एग्जीक्यूशन को, इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से करते हैं ताकि जितने भी इश्यूज हो, जितने भी चैलेंजेस हो, इस चैलेंजेस को लोग समझे, उसकी पढ़ाई करें। हर वो चीज जो हमारी इस बिजनेस में है, जो इस प्रोजेक्ट में है, उसके ऊपर पढ़ाई करें, काम करें और जो भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, उसके ऊपर, चैलेंज है, उसके ऊपर सॉल्यूशन लेके आए। यही तो तरीका है इनोवेशन का, यही तो तरीका है एंटरप्रेन्योर बनने का। और ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका, इससे ही बहुत महान एंटरप्रेन्योर और साइंटिस्ट का निर्माण होता है दोस्तों। लेकिन आज अभी जिस लेवल पे हम जाएंगे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद जिस तरीके से हम काम करेंगे, वो काम सेम बाकी की किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी जैसे ही होगा। इसके बाद जो भी फंडिंग, जो भी फाइनेंस का काम रहेगा, वो फाइनेंस की जो हमारी टीम है, ये फाइनेंस की जो हमारे पार्टनर है, बस वही करेंगे। जिनको पैसा समझ में आता है, जिनको इक्विटी समझ में आती है, जिनको पता होता है कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं, आने वाले दिनों में फंडिंग लाना, किस तरह से आईपीओ लेके जाना, किस तरह से वैल्यूएशन बढ़ाना, किस तरह से बहुत सारे पैसे मैनेज करना, ये जिनको आता है वही लोग आने वाले दिनों में अपना काम करेंगे, फाइनेंस का काम करेंगे, फंडिंग का काम करेंगे। और एग्जीक्यूशन की जहां तक बात है, तो इसके आगे जो कोई प्रोजेक्ट होंगे, वो सभी प्रोजेक्ट, सभी एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल वही करने वाले, वही करेंगे जिनको उस एरिया में उसकी उन्होंने पढ़ाई की है, वो उस चीजों को जानते हैं और एक टाइम बाउंड मैनर में, एक टारगेट के साथ वो अपना काम पूरा करेंगे। इसी तरह आगे के आने वाले दिनों में एमसीएल काम करेगी। और एमसीएल एज अ कॉर्पोरेट किस पे फोकस करेगी? तो बस एक ही चीज के फोकस, वो है बिजनेस। ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करना और माल बेचना, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा एबिटा, उसके ऊपर प्रमोटर सभी टीम ने फोकस करना, इसके ऊपर हम काम करेंगे दोस्तों। फॉर्चुनेटली आज हमारे पास वो प्रोडक्ट्स है, यानी एमकोल और एम कुकिंग सिस्टम, ये दुनिया में अभी इस तरह के प्रोडक्ट्स है कि हम जितना तैयार कराएं उतना कम। आज पूरे मार्केट को इसकी जरूरत है। तो आने वाले दिनों में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल कंपनी करके एमसीएल उभरेगा। और आने वाले दिनों में हमारा जो सफर अभी शुरू होने वाला है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हमारे होने वाले हैं, जो हमेशा लाइफ टाइम अभी हमारे साथ रहेंगे, वो है बैंक। दोस्तों ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है या फंडिंग हाउसेस है, इनकी फंडिंग की जो कैपेसिटी होती है, एक लिमिट तक होती है। वो एक लिमिट तक फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स या बिजनेस करने हैं, तो हमें ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जिसे हम कहते हैं, इनके साथ ही चलना होगा, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट चलते हैं। और ये जो बैंक्स होते हैं, इनके पास कई तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सिर्फ लोन ही नहीं, क्लाइमेट बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन क्रेडिट्स के अगेंस्ट कोई बहुत सारा फंडिंग आ सकता है, वो बैंक के थ्रू ही आने वाला है। तो चलिए हमारे इस लॉन्ग टर्म पार्टनर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो बैंक वहां है जहां पैसे है।
जहां पैसे की जरूरत है, जहां हमें पैसे को इस्तेमाल करना है, वहां बैंक की कंपलसरी आज की तारीख में जरूरत है। और पैसे की जरूरत कहां होती है? हर जगह होती है, हर दिन होती है, हर एक मौके पे होती है। आप घर पे रहिए, घरेलू कई सारी चीजों में होती है, स्कूल कॉलेज से लेके, बिजनेस से लेके, ट्रिप से लेके, हर चीज में आज पैसे की जरूरत होती है। और जब पैसे की जरूरत होती है तो इस पैसे को संभालने वाला, इस पैसे का ख्याल रखने वाला, और हमारी तरफ से इस पैसे के कई सारे कार्य करने वाली ऐसी कोई थर्ड एंटिटी या ऐसी चीज की हमें जरूरत होती है, और उसी इंस्टीट्यूशन को, उसी संस्था को हम कहते हैं बैंक। दोस्तों, ये जो बैंक है, ये प्रॉपर 100% एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी बिजनेस की व्याख्या हम कैसे करते हैं? तो बिजनेस यानी वो क्रिया कि जिसमें हम कोई तो वस्तु का निर्माण करते हैं, नहीं तो सेवा का निर्माण करते हैं, और उससे हम ग्राहकों को जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं, और उससे पैसे लेते हैं और पैसा कमाते हैं। ये जो कंपनी होती है, ये जो बिजनेसेस होते हैं, उसका एक ही फोकस होता है या एक ही उद्देश्य के साथ ये बिजनेसेस काम करते हैं, वो है प्रॉफिटेबिलिटी, वो है इनकम। बस इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर चलने वाली बैंक भी ऐसी इंस्टीट्यूशन। अभी हमारी इकोनॉमी में जितने भी बिजनेसेस है, वो बेसिकली 3 अलग अलग सेक्टर्स में आते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी क्या? तो प्राइमरी सेक्टर में हम जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो नैसर्गिक संसाधने हैं, उसके साथ जो क्रिया करते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, वो सभी प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। तो इसमें खेती बाड़ी या पशुपालन, मच्छी मारी, माइनिंग, ये सब चीजें इसमें आती है। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा भी कहा जाता है। इसमें जो प्राइमरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल तैयार होता है, उसके ऊपर प्रक्रिया करके विविध वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे हमने खेती की, खेती में हमने रुई या कपास की पैदाश की, और उसके ऊपर अगर जो वस्त्र अगर हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो वस्त्र का करने का जो काम है, वो सेकेंडरी सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। हमने माइनिंग की और उससे आयरन ओर निकाले और उससे लोहा बनाना, स्टील बनाना, ये मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और टर्शियरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। अब इस सेवा क्षेत्र में यानी ग्राहकों को अलग अलग तरह की सेवा देना, इसमें ये सब जो वस्तु का निर्माण हमने किया है सेकेंडरी सेक्टर में, उन सभी वस्तुओं को ग्राहकों की तरफ पहुंचाना, ये भी आता है। उसके साथ कई सारी सेवा जैसे ट्रैवल, टूरिज्म, बैंक, ये सभी चीजें इसमें आती है। इसके साथ ही इस टर्शियरी सेक्टर के भी कुछ स्पेशलाइजेशन है, जैसे क्वाटरनरी सेक्टर। अभी क्वाटरनरी सेक्टर यानी ये भी सेवा क्षेत्र का एक भाग है, लेकिन जिसमें वो सेवा दी जाती है कि जिसमें आपका नॉलेज बेस्ड काम हो, यानी डॉक्टर, वकील या टैक्स कंसल्टेंट, सीए, ये सभी लोग अपने इस जो सेवा देते हैं उसमें बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, उसमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाद में वो सक्षम होते हैं कि हमें वो सेवा दें। तो ऐसे सभी जो प्रोफेशनल है, वो सभी इस क्वाटरनरी सेक्टर में आते हैं। इसके अलावा और एक स्पेशलाइज सेक्टर है इस सेवा क्षेत्र का, जिसे कहते हैं क्वीनरी सेक्टर। अब इस क्वीनरी सेक्टर में ये सेक्टर बेसिकली आपकी बुद्धिमत्ता या आपका इंटेलेक्चुअल जो है उसके ऊपर बेस्ड। तो ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे प्रोफेशनल जो बहुत बड़े लेवल पे बैठते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग का या इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, ये सभी प्रोफेशनल इसमें आते हैं, और इसलिए इसे गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स भी कहते हैं। तो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर से लेके जो भी बिजनेस के जो सीईओ है, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स है, वो सभी इस सेक्टर में आते हैं। तो इस सभी सेक्टर में बैंक भी एक 100% एक कंपनी या बिजनेस करने वाली एंटिटी है जो इस सेवा क्षेत्र में आती है। और ये बैंक भी वो सभी जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसपे कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस चलता है, उसी प्रिंसिपल्स के ऊपर ये भी चलती है, और वो प्रिंसिपल है प्रॉफिटेबिलिटी। कार्य का निर्माण करना, वो अपना जो प्रोडक्ट है वो ग्राहकों को बेचना और उससे पैसा कमाना, इतने बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर ये बैंक भी काम करती है। अभी बैंक का वर्किंग कैसे है? तो देखिए, बैंक बेसिकली एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो वित्तीय सेवा प्रदान करती है। बैंक का प्रोडक्ट क्या है? तो ये सेवाएं हैं। तो बैंक अल्टीमेटली पैसे से रिलेटेड जो कुछ सेवा होती है वो हमें प्रदान करती है। लेकिन बैंक का भी कैसे काम होता है कि जो भी पैसे बैंक के पास होते हैं और जो भी वित्तीय सेवा बैंक प्रदान करती है, वो भी पैसे बैंक खुद किसी न किसी से लेती है, वो भी ब्याज के ऊपर।
अगर उसमें डिपॉजिटर्स है, अगर पब्लिक जो डिपॉजिटर जो उनके सदस्य है उन्होंने पैसा रखा हुआ तो उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर कहीं दूसरे बैंक से लिया है, सरकार से लिया है, तो भी उसके ऊपर पैसा देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट के ऊपर, इस ब्याज के ऊपर ये बैंक, ये इंस्टीट्यूशन पैसे जमा करता है और उसी पैसे को फिर से जिनको जरूरत है उनको वो पैसे देती है, वो भी इंटरेस्ट के ऊपर, और इन दोनों के ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर, और दो इंटरेस्ट के बीच में जो फर्क है वो उसका प्रॉफिट है। तो बेसिकली कहां से आते हैं ये पैसे, कहां से बैंक जुटाते पैसे? तो नंबर 1 है पब्लिक डिपॉजिट। हर कोई व्यक्ति, यानी जिसको भी, हर किसी व्यक्ति को आज पैसे की जरूरत होती है, पैसे से कई सारे काम की जरूरत होती है, और इसलिए हर व्यक्ति को आज की तारीख में बैंक की जरूरत है। ये व्यक्ति, ये बैंक सुरक्षित, ये व्यक्ति अपने पैसे सुरक्षित बैंक पे रखते हैं। ये सभी डिपॉजिट्स को मिलके बैंक के पास एक अच्छा खासा डिपॉजिट होता है जिसका उपयोग बैंक करती है। उसके साथ ही शेयर होल्डर एक दूसरा तरीका है, ये दूसरा वे है कि जिससे बैंक पैसे जुटाती है। जो प्रमोटर होते हैं ओरिजिनल, जो बैंक को तैयार करते हैं या बैंक की शुरुआत करते हैं, या दूसरे कोई स्टेक होल्डर जो अपना पैसा इस बैंक में डालते हैं, इनसे भी पूंजी जमा होती है। उसी के साथ बैंक बाकी के कंपनियों जैसा भी काम करती है। जैसे कोई भी कंपनी पैसा जुटाने के लिए जो भी चीजें करती है, यानी शेयर मार्केट में लिस्ट होना, या जो अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके जरिए पैसा जुटाना, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो, शेयर्स हो, इनके जरिए जैसे कोई भी कंपनी पैसा जुटाती थी वैसे सेम बैंक भी करता है, बैंक भी वैसा कर सकता है। और चौथा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है गवर्नमेंट। दोस्तों, बैंक बहुत जरूरी है किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए। कोई भी देश हमेशा ये देखता है कि हमारे देश में इस बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, क्योंकि बैंक एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी वजह से वहां के बिजनेसेस बढ़ने वाले हैं, वहां की आर्थिक प्रगति होने वाली है। तो गवर्नमेंट देखता है, गवर्नमेंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सभी बैंकों को वित्तीय जो जरूरत है वो पूरा करने की। तो हमारे देश में भी जो सर्वोच्च बैंक है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के नाम से हम जानते हैं, ये बेसिकली एक रीफाइनेंस, यानी पूरे बैंकिंग सिस्टम को वो रेगुलेट तो करती है, लेकिन ये रीफाइनेंस है, यानी सभी तरह के बैंकिंग को फाइनेंस प्रोवाइड करना, ये आरबीआई का काम है, जिसके थ्रू भी बैंक को पैसे मिलते हैं वित्तीय में। इसके साथ ही साथ एक सिर्फ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्पेशल एक बैंक का निर्माण किया गया है जिसका नाम है नाबार्ड। वो भी राष्ट्रीय लेवल पे ऐसी बैंक है जिसका फोकस ऐसी होती है कि जो बैंक कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कोई भी वित्तीय सेवा देना चाहती है, उनको रीफाइनेंस करना। तो ये दोनों बैंक जो है वो रीफाइनेंस बैंक्स है जो इन सभी बैंकों को वित्त पुरवठा करती है, और ये सभी जो पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं। तो बेसिकली ये हुआ बैंक कि किस तरह से बैंक पैसे जमा करती है। लेकिन इस बैंक की संकल्पना, इसकी शुरुआत कैसी हुई, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आज जैसे हमें लगता है कि हमारे जो पैसे है, हमारे जो वैल्यूएबल्स है, जो मूल्यवान चीजें हैं, वो हम सुरक्षित रखें, भरोसेमंद इंस्टीट्यूशन में रखें, और इसलिए हम बैंक में रखते हैं। लेकिन ये जरूरत मनुष्य को बहुत हजारों सालों पहले से ही इसकी शुरुआत हुई है। हमेशा एक तरीका, जैसे हम अपनी मूल्यवान चीजें पैसे रखते हैं, वो है तिजोरी। घर में तिजोरी में सब कुछ रखते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर, उससे भी सेफ और भरोसेमंद ऐसी जगह होना, ये हमेशा मनुष्य को लगा, और उसी से फिर बैंक की संकल्पना की शुरुआत हुई। तो जब से मनुष्य है, जब से सिविलाइजेशन है, तब से वो कौन सी चीज है जिसपे मनुष्य सबसे ज्यादा भरोसा करता है, सबसे ज्यादा विश्वास मनुष्य का होता है, और वो है भगवान। भगवान ऐसी चीज होती है कि जिसपे अनादि कालों से मनुष्य हमेशा जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा करता है, सबसे ज्यादा विश्वास करता है। और इसीलिए दुनिया में सबसे पहले बैंक, या दुनिया में ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने सबसे पहले बैंक का काम किया, वो थे सभी रिलीजियस प्लेसेस। ये मंदिर, ये चर्च, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये सभी जगह जहां मनुष्य का सबसे ज्यादा फेथ है, विश्वास है, और सबसे सुरक्षित वो समझता है, इन सभी स्थलों ने सबसे पहले दुनिया में बैंकों का काम किया। इन्होंने मनुष्य के जो पैसे या मूल्यवान जो चीजें हैं उसको रखने का काम किया। लेकिन सिर्फ रखने का काम ही नहीं किया, इन सभी ने, ये जो पुरातन बैंक है, ये जो मंदिर, मस्जिद और चर्च है, इन्होंने एक्चुअली बैंक का काम किया। जो बैंक आज की तारीख में जो वित्तीय सेवा देती है,
यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो बैंक करती है वो है कर्जा देना, जिसकी जरूरत हमें हमेशा लगती है, वैयक्तिक हो या बिजनेस हो। तो ये एक्चुअली काम उन दिनों ने भी, इन दिनों में भी ये चर्च, ये मंदिर उन्होंने किया। एक्चुअली बैंक का जो संकल्पना, जो सिस्टम अभी डेवलप हुआ है, वैसे उस सिस्टम से ये बैंक उस टाइम चलते थे। इनफैक्ट उस टाइम जो बहुत पहले के टाइम जब पैसा नहीं था, जब चलन नहीं था और वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम ही थी, यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कुछ कमाई कर रहे हो, तो उस आपकी कमाई जो है, आपकी वस्तु, उस वस्तु के साथ आप दूसरी वाले की वस्तु के साथ आप एक्सचेंज करते हो। तो ये कालों से भी, उन कालों से भी जब भी मनुष्य के पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती थी, तो इस संपत्ति को वो कन्वर्ट करते थे वैल्यूएबल्स में। जो कीमती ऐसे मेटल्स है, या सोना चांदी हम कह सकते हैं, या प्रेशियस स्टोन है, हीरा मोती, इनमें वो कन्वर्ट करते थे और फिर इस चीज को वो इस मंदिर में, चर्च में, मस्जिदों में रखते थे। और इसीलिए आप देखोगे कि जब जब युद्ध हुए, जब जब दो राजाओं के बीच में या किसी बाहर वाले ने आक्रमण किया हमारे देश में भी, जैसे मोहम्मद गजनी, इतनी बार वो भारत में आया, उन्होंने आक्रमण किया, तो सिर्फ एक ही काम वो करता था, यहाँ के मंदिरों को लूटता था। और यही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, हर जगह उन दिनों जब भी ऐसा कोई आक्रमण होते थे, जब भी कोई वॉर होते थे, तो कोई बैंक नहीं होती जो लूटी जाती, तो उसी टाइम पे ये मंदिर, ये चर्च ही होते जो लूटे जाते थे और पूरी ये जो संपत्ति वो लेके जाते थे। और ऐसे करके आज बैंक, इस बैंक की संकल्पना एक प्रॉपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके विकसित हो गई। अगर कोई, यानी कोई किसी भी कंपनी, जैसे अभी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी, उसका मूल क्या होता है? उसका प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को बेच के वो पैसा कमाते। तो बैंक के भी प्रोडक्ट्स है। कौन से प्रोडक्ट्स है? तो ये सभी प्रोडक्ट्स बैंक की जो वित्तीय सेवा है उसको रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। यानी अगर आपको अपने पैसे सुरक्षित रखने हैं तो उसके लिए भी बैंक के पास बहुत सारे ऑप्शंस, यानी आपके नॉर्मल सेफ्टी अकाउंट है, या बॉन्ड्स है, या आप फिक्स डिपॉजिट रख सकते हो, ये ऐसे ऐसे अलग अलग ऑप्शन वो आपको दे सकते हैं। अगर आपको लोन लेना है तो लोन के भी कई सारे ऑप्शंस हैं। आपको वैयक्तिक कार के लिए लोन लेना है, घर के लिए लेना है, गाड़ी के लिए वैयक्तिक कुछ लेना है, बिजनेस के लिए लेना है, उसके ऑप्शंस हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके भी कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैंक अलग अलग तरह के काम आपके लिए करे, कोई कार्ड दे, कोई क्रेडिट फैसिलिटी दे, तो ये सभी चीजें बैंक करती है। तो इसलिए बैंक के प्रोडक्ट्स अगर आप समझोगे तो बैंक के प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है। डिपॉजिट के क्या प्रोडक्ट्स है, लोन्स के है, इन्वेस्टमेंट के है, और बाकी की बैंकिंग सिस्टम के है। तो इन्हीं प्रोडक्ट को बेच के या इन्हीं सेवा को दे के बैंक पैसा कमाती है। और बैंक के कस्टमर्स कौन है? ऑफ कोर्स लोग। ये सभी लोग, नॉर्मल कॉमन जनता ये नंबर 1 कस्टमर्स है जिनको हर जरूरत बैंक पूरा करे। तो ये है बैंक के कस्टमर्स। और ये कस्टमर इंडिविजुअल जो वैयक्तिक होते हैं उसके भी कई सारे प्रकार है, जिसके लिए अलग अलग सेवा बैंक देती है। सबसे पहले तो एक सिंगल नॉर्मल अपना अकाउंट होता है जिसमें पूरी तरह सेवा बैंक देती है, लेकिन उसी के साथ ये अकाउंट ज्वाइंट भी हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है। इसके अलावा ये अकाउंट किसी इलिटरेट पर्सन, यानी अशिक्षित, यानी जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसे लिए भी बैंक अपनी पूरी सेवा देती है, उस तरीके से उनके साथ व्यवहार करती है। उसके अलावा फिजिकली चैलेंज या ब्लाइंड, जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए बैंक की स्पेशल ऐसी सेवा होती है। इसके अलावा माइनर्स अकाउंट, यानी छोटे बच्चे जो नाबालिग है, इनके लिए भी एक स्पेशल सेवा बैंक देती है कि जहां बच्चों को बैंकिंग की, इन्वेस्टमेंट की या सेविंग की आदत लगे, इसके ऊपर भी बैंक काम करती है। इसके अलावा दूसरा एक अकाउंट है, दूसरी कैटेगरी, वो पूरे फैमिली का एक जॉइंट अकाउंट, फैमिली का अकाउंट। और इसके बाद में जो अकाउंट्स है वो बेसिकली बिजनेस रिलेटेड है। इस बैंक का मैक्सिमम जो बिजनेस होता है, मैक्सिमम जिनसे उनको फायदा होता है, पैसे मिलते हैं, वो है बिजनेसेस। अभी ये जो बिजनेसेस है, ये बिजनेसेस को हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए पैसे लगते हैं। तो और बैंक जब पैसे देगी, जब ब्याज से पैसे देगी, उनसे ब्याज प्राप्त करेगी, तभी बैंक पैसा कमा सकती है। तो ये अलग अलग बिजनेस अकाउंट है जो बैंक में खुलते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंट हो गया, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी का एक अकाउंट हो गया। उसके अलावा कंपनी, अभी कई सारी अलग अलग कंपनीज है जिनके अलग अलग अकाउंट है, और हर बैंक ट्राई करते हैं कि हमारे शाखा में या हमारे बैंक में ज्यादा से ज्यादा कंपनी के अकाउंट हो।
पहले है प्राइवेट कंपनी, दूसरी है पब्लिक कंपनी, तीसरी है गवर्नमेंट की कंपनी, चौथी है 1% कंपनी, ये अलग होती है थोड़ी सी सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपनी से, और पांचवी है बाकी कई सारी कंपनी, जैसे कोई फॉरेन कंपनी है, कोई सब्सिडरी कंपनी है, और कंपनी के अलग अलग प्रकार, ये सभी बैंकों के कस्टमर्स है। अभी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना किसी भी देश में बहुत जरूरी है, और हर देश का अपना अपना बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अपने जरूरत के अनुसार उन्होंने उसको मॉडिफाई किया है। तो भारत की भी जैसी जरूरत है, भारत को भी जैसे उसकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति है, जो ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य है, उस तरह से हमारे यहाँ भी एक उसकी संरचना थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले तो अलग अलग टाइप्स के बैंक हमारे यहाँ हमारे देश में, पहले है गवर्नमेंट बैंक्स, टोटल 12 गवर्नमेंट बैंक्स है और जिनकी शाखाएं ऑलमोस्ट 90,000 से भी ज्यादा है। दूसरे है प्राइवेट बैंक्स या कमर्शियल बैंक्स, लगभग 22 ऐसे बैंक्स है और जिनकी शाखाएं ऑलमोस्ट 30,000 है। उसके अलावा है फॉरेन बैंक्स, 46 बैंक्स है हमारे यहाँ काम करते हैं और जिनके ब्रांचेस 268 है। अब ये फॉरेन बैंक भी जो है वो मैक्सिमम मेट्रो सिटीज में है, और इसकी भी जरूरत होती है जब आप यहाँ कोई अंतरराष्ट्रीय व्यवहार करते हैं, अंतरराष्ट्रीय कोई ट्रेड करते हैं, उसके लिए इनकी जरूरत पड़ती है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है, वो है सहकार क्षेत्र के बैंक, और इस सहकार क्षेत्र का बैंक का जो फोकस है, ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिकली ग्रामीण विकास है। इसलिए आप देखोगे कि 99% इनके जो बैंक है, इनकी जो शाखाएं है, वो ग्रामीण इलाकों में है, और सिर्फ 1-1.5% जो शाखा है वो शहरी इलाकों में है। अभी हमारे देश में हमारी पूरी जो आर्थिक हमारा पूरी जो इकोनॉमी है वो आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। आज भी 60% से ज्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर, आज भी आधे से ज्यादा लोग ग्रामीण या गांव में रहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन लोगों के लिए और एग्रीकल्चर रिलेटेड सभी एक्टिविटीज के लिए योग्य ऐसे वित्त सप्लाई या फाइनेंशियल सप्लाई हो, और इसके लिए स्पेशल केयर या स्पेशल संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाया है। वो क्या है? तो इन सभी चीजों को देखने के लिए गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय लेवल की एक इंस्टीट्यूट तैयार की है, एक बैंक तैयार किया है जिसका नाम है नाबार्ड, कृषि और ग्रामीण विकास की राष्ट्रीय बैंक, ऐसा नाबार्ड का फुल फॉर्म है। और ये जो बैंक है वो ये टोटली डेडिकेटेड है, फोकस्ड है कि कृषि और ग्रामीण विकास होना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट होनी चाहिए। और इसलिए क्या करती है, तो ये बैंक बेसिकली रीफाइनेंस बैंक है, यानी जिस तरह से आरबीआई है उस तरह से नाबार्ड भी है। नाबार्ड आरबीआई के अंदर काम करते हैं, लेकिन पूरे देश में सभी बैंक का, सहकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, जो भी बैंक कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के लिए काम करना चाहती है, उन सभी बैंकों को रिफाइनेंस करना, उनको पैसे देना, ये काम नाबार्ड करती है। अभी सहकारी क्षेत्र की जो संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में तैयार हुआ है, वो 100% उसके जो पैसे आते हैं वो आते हैं नाबार्ड से। नाबार्ड हर एक सहकारी बैंक को ये पैसे देते हैं। उसके अलावा कोई भी अगर कमर्शियल बैंक भी हो, प्राइवेट बैंक भी हो, लेकिन उनको कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण विकास में काम करना है, तो उनको भी रीफाइनेंस करने का काम नाबार्ड करती है। हमारे देश में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एक पंचायत समिति का सिस्टम है, त्रिस्तरीय, यानी ग्राम पंचायत लेवल पे है, तहसील लेवल पे है और जिला लेवल पे है, उसी तरह ये सहकारी बैंक को लेके भी एक त्रिस्तरीय रचना है। एक रचना है जो गांव के लेवल पे, शहर के लेवल पे है, दूसरा लेवल है जो जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेट या राज्य स्तरीय है। और इन सभी स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो नाबार्ड हो या बाकी सभी कंपनियां, ये हर तरह के बिजनेसेस को वो फाइनेंस करती है। अभी कौन से बिजनेस सेक्टर है कि जिसको बैंक फाइनेंस करते हैं, जिसमें बैंक बिजनेस करती है, तो एक भी ऐसा सेक्टर नहीं कि जहां बैंक काम ना करती हो, क्योंकि हर एक बिजनेस को, चाहे वो चाय का ठेला हो या कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हो, हर एक बिजनेस को बैंक की जरूरत लगती है। हर एक बिजनेस बैंक का कस्टमर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जैसी राष्ट्रीय, जैसा भारत है और भारत की जैसी इकोनॉमी है, उस तरीके से कुछ ऐसे क्षेत्र है कि जिसको हमारी सरकार ने और आरबीआई ने अग्रक्रम क्षेत्र या प्रायोरिटी सेक्टर करके बोला गया है। ये क्षेत्र का विकास होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिकता है गवर्नमेंट की और हमारे देश की।
और इसमें फिर गवर्नमेंट में आरबीआई ने ऐसे रूल बनाया है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल सप्लाई करते हो, जितने भी लोन आप देते हो, उसमें से कम 40% लोन ये प्रायोरिटी सेक्टर को या इस अग्रक्रम क्षेत्र को जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। और आप देख सकते हो कि 40% लोन ये कंपलसरी उस प्रायोरिटी सेक्टर को जाने चाहिए। उसमें से ऑलमोस्ट आधा अगर कुछ है, ऑलमोस्ट 16, 18 या 20% अगर कुछ है तो वो है खेती। तो सबसे इंपॉर्टेंट है खेती। खेती को वो कंपलसरी जितने भी आप पैसे देते हो उसमें से 20% तक आप खेती को, कृषि को देना चाहिए। उसमें है लघु, सूक्ष्म और लघु उद्योग, उसमें है जो ग्रामीण लेवल के जो काम करते हैं, कुटीर उद्योग वगैरह, ये सब उद्योग, ये सभी ये प्रायोरिटी सेक्टर में। इसके अलावा एजुकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सभी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो सभी अग्रक्रम क्षेत्रों को आते हैं। और ये अग्रक्रम क्षेत्रों को फंडिंग करना ये सबके लिए अनिवार्य है। चाहे आप सहकारी बैंक हो, सहकारी बैंक तो कंपलसरी करती है, लेकिन चाहे वो प्राइवेट हो, फॉरेन बैंक है, अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो आपको कंपलसरी है इस प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग करना। और ऑफ कोर्स इनको छोड़ के जो बाकी के सेक्टर बचते हैं, इनको कहते हैं हम नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। दोस्तों, ये जो बैंक है, ये बैंक हर एक इकोनॉमी के लिए, यानी हर एक देश की इकोनॉमी के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हर एक देश के जो अलग अलग इलाके हैं, हर इलाके के विकास के लिए भी बैंक बहुत जरूरी है। यानी राष्ट्रीय स्तरीय और जो लोकल स्तरीय, वो हर लेवल के लिए बैंक का डेवलपमेंट, बैंक का रोल बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र का, अगर किसी भी क्षेत्र को हमें डेवलप करना है, आर्थिक और सामाजिक उसकी उन्नति करनी है, तो पहले तो आर्थिक उन्नति करनी होगी, उसके बाद ही सामाजिक उन्नति होगी। और आर्थिक और सामाजिक उन्नति करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बिजनेस। जब आप बिजनेस करते हो तब इन सभी चीजों को, जब आप आर्थिक विकास करते हो तो कई सारी चीजों में एम्प्लॉयमेंट निर्माण हो या रॉ मटेरियल की निर्मित हो, इन सभी तरीकों से आप वहां के आर्थिक विकास के बाद साथ साथ सामाजिक विकास भी करते हो। और अगर हमारे देश में अगर कोई ऐसा इलाका है, अगर कोई ऐसा प्रदेश है जो पिछड़ा हमें लगता है, तो बस इसी के कारण है कि वहां के जो संसाधन है वहां का विकास हुआ नहीं। संसाधन हमारे देश में पहले से, यानी प्राचीन मध्ययुगीन कालखंड से लेके हमेशा से थे, और इन सभी रिसोर्सेस का अच्छी तरह से उपयोग किया गया है, इसलिए हम हमेशा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे। तो आज भी अगर कोई क्षेत्र पिछड़ा है तो वहां ये बात नहीं कि वहां रिसोर्सेस नहीं, रिसोर्सेस है भारत में, हर राज्य में है, हर जिले में है, हर तहसील में है। जरूरत क्या है, तो उस रिसोर्सेस को, उसका उपयोग करने की, उसको डेवलप करने की। और उपयोग कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के साथ। बिजनेस, व्यापार एक तरीका है कि जिसकी वजह से इस संसाधनों का उपयोग होता है और फिर से वो आर्थिक और सामाजिक उन्नति होती है। तो अगर कहीं हमें लगता है कि उस प्रदेश को हमें आगे बढ़ाना है, उसके आर्थिक और सामाजिक उन्नति करनी, इसका मतलब वहां हमें बिजनेसेस की निर्मित करनी है। और बिजनेस निर्माण के लिए क्या चाहिए होता है? बैंक। उसके लिए चाहिए होते पैसे। तो अगर किसी बिजनेस का निर्माण करना है तो भी हमें पैसे की जरूरत है, तो भी बैंक चाहिए। और अगर बिजनेसेस है छोटे छोटे, उनको बढ़ाना है तो भी हमें ये ग्रोथ कैपिटल लगता है, तो भी बैंक का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप देखोगे ना, कोई भी देश की पूरा फोकस ही होता है कि अगर मुझे वहां की आर्थिक सामाजिक प्रगति बेहतर करनी है तो मुझे बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। और इसलिए हमारा देश भी, अगर हमारे देश से लेके हर देश में अगर देखोगे तो गवर्नमेंट स्पेशली बहुत फोकस करके इन सभी बैंकों को वित्तीय पुरवठा करती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट आरबीआई हो, नाबार्ड हो, उससे थ्रू करती है, ताकि इन सभी रीजन्स में ये बिजनेस को बढ़ावा मिले, वो आगे बढ़े। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो इस बैंकों की वजह से बेहतर बने। अभी दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल अगर कोई है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है, पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो अमेरिका, जापान या किसी भी देश में जब पढ़ाया जाता है तो उनको पढ़ाया जाता है जापान के बारे में। जापान एक ऐसी इकोनॉमी थी, जापान एक ऐसा देश था, विश्व युद्ध 2 के बाद वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ, कुछ भी नहीं था, ना किसी के पास पैसे थे, ना कुछ रिसोर्सेज बचे हुए थे। लेकिन सिर्फ 20 साल के अंदर ये जापान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। कैसे बना? तो जापान के जो अर्थमंत्री थे, बाद में वो जापान के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सभी बैंकों को कहा कि आप जितना चाहिए मैक्सिमम वित्त पुरवठा, मैक्सिमम फाइनेंशियल सपोर्ट
मैक्सिमम लोन दो। आपके एरिया में जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आप मैक्सिमम लोन दो। नेशन के लेवल पे, देश के लेवल पे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पैसा जुटाया और सभी उन्होंने बैंकों में पुश किया, बैंकों में दिया और कहा बैंकों को कि जो भी जिसको भी जरूरत हो पैसे की, कर्जों की, उनको दो, ज्यादा से ज्यादा दो बिजनेस के लिए। तो ये बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक के साथ उन्होंने जो काम किया, इसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस जापान के रिकवरी में, जापान की ग्रोथ में। और इनफैक्ट ग्रोथ भी नहीं बोलती, से मिराकल कहते हैं, यानी जापान का आर्थिक चमत्कार। तो इस चमत्कार में सबसे महत्वपूर्ण अहम रोल अगर किसने किया होगा तो वो था बैंक। और सिर्फ जापान ही नहीं, हमारे देश की भी बात करते हैं ना, हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो हमारे देश में कई सारे आपको बिजनेसेस मॉडल दिखेंगे, कई सारे बिजनेसेस दिखेंगे जो बैंक की वजह से बेहतर बने। लेकिन पूरे देश की अगर आर्थिक सामाजिक भी बदल सकती है, ऐसा भी एग्जांपल आज हमारे सामने है जो बैंक की वजह से बेहतर हुआ। और वो एग्जांपल है व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। दोस्तों, हमारा देश एक टाइम ऐसा देश था कि जो दूध के लिए दूध की पाउडर आयात करता था, इंपोर्ट करता था। यानी हमारे यहाँ जितना पॉपुलेशन था, जितने लोग थे, उनके लिए दूध उतना हम लोग नहीं बनाते थे, बाहर से दूध की पाउडर हम इंपोर्ट करते थे। तो इनिशियली यूरोप ने हमें वही दूध की पाउडर दी, लोनी दिया और वो देके कहा कि आप इसको बेचो, जो भी पैसे मिलेंगे वो पैसे अपने पास रखो और फिर इसका उपयोग आप बिजनेस में करो। और इसी पैसे से लेके फिर हमने उस दूध के ऊपर प्रक्रिया केंद्र की शुरुआत की। उसके बाद फेज 2 में वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिया 277 करोड़ रुपीस, जिसके साथ फिर से हमने और बेहतर प्रक्रिया केंद्र, दूध के ऊपर जो काम करने वाली प्रक्रिया केंद्र हर जिले में शुरुआत करने की पहल की। उसके बाद फेज 3 में वर्ल्ड बैंक ने फिर से हमें लोन दिया 360 मिलियन यूएसडी का। और ये जो लोन था, ये जो वर्ल्ड बैंक ने दिया, जो सपोर्ट था, इसी वित्त के वजह से, इसी फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से हम व्हाइट रेवोल्यूशन कर पाए। और फिर हम उस लेवल तक जा पहुंचे कि आज दुनिया के सबसे ज्यादा दूध निर्माता हमारा देश, जो इस श्वेत क्रांति से मुमकिन हुआ। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दूध हम बनाते हैं और ना कि सिर्फ हम अपनी दूध की जरूरत पूरा करते हैं, हम बाहर निर्यात भी करते हैं। तो दोस्तों, ये तो था बहुत बड़ी अमाउंट। कैसे बहुत बड़ी अमाउंट पूरे देश को बदल सकती है, पूरे देश का आर्थिक सामाजिक उन्नति कर सकती है, ऐसे अमूल का एग्जांपल हमने देखा। लेकिन ये जो बैंक है, इसके छोटे छोटे कर्जों से भी बहुत फर्क हो सकता है। और फर्क सिर्फ छोटे से लेवल पे नहीं, पूरे देश के लेवल पे हो सकता है। और इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हमारे सामने है बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक पर्सन है जिनका नाम है मोहम्मद यूनिस। ये भी इकोनॉमी के पहले प्रोफेसर थे और इन्होंने जो कार्य किया छोटे छोटे फाइनेंस को लेकर, इन्होंने एक बैंक की शुरुआत की। बैंक कौन सी? माइक्रो फाइनेंस वाले बैंक, छोटे छोटे पैसे, 2000, 5000, 10,000 ऐसा आज समझ सकते हैं। ऐसे पैसे जिनके लिए कोई कोलैटरल नहीं, कोई आपको कुछ रखना नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर, सिर्फ भरोसे के ऊपर उन्होंने पैसे देने की शुरुआत की। लेकिन छोटे छोटे लोगों के ये जो पैसे, छोटी छोटी क्वांटिटी थी, लेकिन लोगों में इतना बदल हुआ, लोगों में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उनका जो कोई एनपीए नहीं था, किसी ने कर्जा डुबाया नहीं। इनफैक्ट बहुत जितना एक्सपेक्टेड था उससे उसके पहले लोगों ने पैसा दिया। लेकिन इसके वजह से जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक और सामाजिक उन्नति हुई उस देश की, जिसकी वजह से इनको 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला। और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट हुए, यानी स्पेशली महिलाओं को लेके या महिलाओं बचत गट को लेके जो काम इस बैंक ने किया, उसकी वजह से पूरे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े समुदाय में। तो हमारे देश में भी अब ऐसी स्कीम की शुरुआत हुई है। हमारे देश में भी मुद्रा लोन की शुरुआत हुई है, जिसमें एक स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसको बिजनेस करना है, जिसको आगे बढ़ना है, वो छोटे से लोन के साथ शुरुआत कर सकता है, जिसको कोई तारण या कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। और धीरे धीरे करके, यानी शिशु से लेके फिर वो किशोर बन सकता है, फिर वो तरुण बन सकता है। यानी शिशु के लेवल पे पहले आप 50,000 तक लोन ले सकते हो, जिसे कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं। वो चुकाने के बाद फिर आप 5 लाख तक लोन ले सकते हो, जिसे किशोर कहते हैं। और बाद में तरुण यानी 10 लाख तक आप जा सकते हो। तो बेसिकली ये भी वैसे ही सेम आज जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे देश में भी है। हमारे देश में भी ये स्कीम है कि जिसमें 50,000 तक अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आपको बैंक को कोई सिक्योरिटी या कोलैटरल देने की जरूरत नहीं होती, ये पैसे आपको मिलते हैं।
लेकिन इस बैंकिंग सिस्टम में आज हमारे देश में कुछ चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है? तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी वो कर्ज वो जो डूब जाते हैं। अभी कर्जा ही अगर डूब गया, अभी जैसे मैंने कहा कि ये सभी बैंक जो कर्जा देते हैं उस कर्जे के ऊपर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर चलते हैं, वो उनका प्रॉफिट होता है। अभी ये जो पैसा वो लाते हैं कर्जा देने के लिए, वो भी उन्होंने कहीं से तो लिया होता है, उसके ऊपर भी उनको इंटरेस्ट देना होता है। तो अगर इंटरेस्ट से लाया हुआ पैसा अगर आपने इन लोगों को दिया और उन्होंने अगर पैसे वापस ही नहीं किया तो बैंक कर ही नहीं सकते कुछ। और इसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट या डूबने वाले कर्ज, इतना सिंपल बोल सकते हैं हम लोग। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आज हमारे देश में है। इनफैक्ट 2018 में जो पीक था उससे अभी ये थोड़ा सा कम, एनपीए कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे जितना एनपीए का ऑन एन एवरेज है उसका उससे हमारा थोड़ा सा एनपीए ज्यादा है। हमारा जो एनपीए का परसेंटेज है वो 5.9 है, आइडियली वो 2-2.5 इतना होना चाहिए, तो ये ज्यादा है, लेकिन अभी ये कम हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो एनपीए होते हैं वो बेसिकली सहकारी बैंक के हो रहे हैं। जो सभी राज्य सहकारी बैंक है या जिला सहकारी बैंक, इनमें आप देखोगे तो हाईएस्ट एनपीए इस सहकारी बैंकों में, यानी ये बैंक जो बनाई है पूरा स्ट्रक्चर जो है राज्य सहकारी, जिला सहकारी और उसके नीचे जो भी स्ट्रक्चर है, ये सभी किसके लिए बनाया हुआ है? तो खेती के लिए बना है। और छोटे छोटे जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है उनके लिए बनाया है, ग्रामीण विकास के लिए बना है। अभी इसके जो भी पैसा डाल रहे हैं, जो भी हम लोग जो भी वो कर्जा दे रहे हैं, अगर उसमें एनपीए ज्यादा हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं असर फिर से उस इन्वेस्टमेंट पे भी हो रहा है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी शहरी के जो सहकारी बैंक है उसके उसके भी एनपीए 11% से ज्यादा है। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट के बैंक है वहां एनपीएस है, प्राइवेट बैंक में कुछ फ्रॉड्स है कि जिसकी वजह से एनपीए होते हैं। तो ये एनपीए जो है यानी ऐसे कर्ज जो कर्ज डूब रहे हैं या वो वापस नहीं आते हैं, ये बहुत बड़ा इशू आज हमारे देश में। तो एक क्रेडिबिलिटी का कहीं ना कहीं इशू आज इस यानी सहकारी क्षेत्र में, ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में है और कुछ बैंकों में है। दूसरी ऐसी बात है ना कि इसकी वजह से बैंकों का जो इंक्लूजन है, यानी हमने देखा कि हर क्षेत्र को जरूरत है बैंक की। बैंक के बिना वह आर्थिक और सामाजिक विकास पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं। तो जरूरत यह है कि हमारे देश में हर जगह बैंक का यूनिफॉर्म विकास हो। लेकिन हमारा ये बैंक का इंक्लूजन है या बैंक का जो स्प्रेड है वो कहीं ना कहीं अनइक्वल है। आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज आप देख ऐसे नंबर्स है कि इतने सारे पॉपुलेशन के पीछे एक बैंक, लेकिन ये सब ये अनइक्वल इसलिए है क्योंकि शहरों में उसमें भी जो बड़े सिटीज है या मेट्रो सिटीज है उसमें बहुत ज्यादा बैंक्स है, बहुत ज्यादा बैंक करते हैं, और ऐसे प्रदेश जहां बैंक होने चाहिए वहां बहुत कम है। उसका कारण यह है कि बैंक कहीं ना कहीं जब भी बैंक कोई शाखा शुरू करनी हो या बैंक को अपने ब्रांच जहां जरूरत ऐसे शुरुआत करनी हो तो वहां उनको पैसे लगते हैं, वहां उनको रेंट भरना पड़ता है, इतने सारे लोग जो बैंक में काम करते हैं उनकी सैलरी देनी पड़ती है। तो बैंक पहले ये देखती है कि अगर मैं यहाँ शाखा या मेरी ब्रांच शुरू करूं तो उस शाखा में वो सस्टेनेबल हो, यानी मैं कम से कम इतने पैसे कमाऊं कि वो मेरा बैंक वो पूरा चलता रहे। और जब भी वो ऐसे ग्रामीण या किसी इलाके में जाने की कोशिश करते तो उनको वो फिजिबिलिटी नजर नहीं आती, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बैंक वहां जाने को डरते हैं और ज्यादा से ज्यादा फिर शाखाएं वो शहरों में जहां उनको लगता है कि नहीं यहाँ तो हमारा अच्छा बिजनेस होने वाला है वहां जाते हैं, और इसलिए थोड़ा सा अनइक्वल ऐसा इंक्लूजन हमारे देश में। इसके अलावा 40% लोन किसे देने हैं? तो अग्रक्रम क्षेत्र को देने हैं। 40% लोन प्राइवेट सेक्टर को देने हैं। अब ये 40% लोन देना ये कंपलसरी है, आरबीआई से है, नाबार्ड से है, गवर्नमेंट से है, और उनसे उनको फाइनेंस भी होता है। लेकिन क्या होता है कि उस सेक्टर में जब उनको लोन देना होता है तब उनका एनपीए जो हमने देखा वो ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं कुछ बैंक क्या करती है कि वो जो लोन है उसका डाइवर्जन करते हैं, यानी जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर दिखा रहे हैं और उसमें अपना लोन या पैसा दे रहे हैं। तीसरा और तीसरा ये है कि इनका एनपीए ज्यादा होने की वजह से, यानी कृषि और ग्रामीण विकास ये एरियाज में ज्यादा एनपीए की वजह से फिर वहां बैंक पैसा देने से डर रही है, और इसका सीधा असर हमारी कृषि के ऊपर, हमारे एमएसएमई जो सूक्ष्म और जो लघु उद्योग है उनके ऊपर हो रहा है। और कोई भी ऐसी क्रेडिबल कंपनी आती नहीं, कोई भी इसकी कोई भी ग्रामीण या एग्रीकल्चर में काम करने की कोशिश नहीं होती जिसकी वजह से ये क्रेडिबिलिटी बढ़े। तो इसकी वजह से
ये कंपनियां नहीं है, बिजनेसेस कम है, और इसकी वजह से बैंक का भी जो सप्लाई है वो कम है, इनएडिक्वेट है। और यही बैंक बैंक ना होने की वजह से या बिजनेसेस उस क्षेत्र में यानी कृषि और ग्रामीण विकास में ज्यादा न होने की वजह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप नहीं होता। तो एक विशेष साइकिल बनती है। एक तो वहां एनपीए ज्यादा होने की वजह से बैंक डरती है, कोई क्रेडिबल फेस नहीं है कि जिसकी वजह से हम लोग इस क्षेत्र को लोन दें, और कोई बड़ी कंपनी वहां नहीं काम करती, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा विशेष साइकिल ही हमारे कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास में बन चुका है। अभी इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो बैंक कंपलसरी है। किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में जरूरत है कि वहां पर्याप्त संख्या में बैंक। जिस तरह से एजुकेशन जरूरी है, स्कूल जरूरी है पढ़ने के लिए, वैसे ही आर्थिक विकास के लिए कंपलसरी है ये वित्तीय सेवा। बहुत सारे हम काम नहीं कर पाते क्योंकि वो जो वित्तीय सेवा या जो सपोर्ट हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। इनफैक्ट बाकी के देशों में हमने देखा कि जहां जहां सपोर्ट दिया गया वो देश की इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ गई। तो हर जगह हमें बैंक की ग्रोथ में जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बैंक का? क्यों नहीं जाती बैंक? देखो बैंक को भी प्रायोरिटी सेक्टर है, बैंक को भी जाना है, बैंक को भी लोन देना है, उसके ऊपर ही बैंक, वही तो बैंक का बिजनेस है। लेकिन प्रॉब्लम आज है बैंक का वो है क्रेडिबिलिटी। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? यानी वहां अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में गए, वहां कृषि क्षेत्र को लेके या ग्रामीण विकास के लिए या सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए अगर हम कर्ज देना चाहते हैं, अगर हम वित्तीय जो सेवाएं यानी कर्ज से लेके लोन से लेके सभी कुछ ऑल इंक्लूसिव अगर हम लोग सर्विसेज देना चाहते हैं, तो कौन जिम्मेदारी लेगा जो हमारी इस कर्जों को डुबाएगा नहीं? और यही प्रॉब्लम है ना कि वो बैंक उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं कर। लेकिन अगर बैंकों ने ठानी, बैंकों की वजह से इन दोनों क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास में एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक विकास हमारे देश का उन प्रदेशों का हो सकता है। और इसी में आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी एमसीएल की। एमसीएल जब अभी एक कॉर्पोरेट लेवल का काम करेगा, कॉर्पोरेट की भूमिका में जब काम करेगा, तो अभी आज आपके सामने सिनेरियो है। बैंक किसको पैसा देती है? जिनकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो। आज हमारे सामने ये 34+167 एमकोल के प्रोजेक्ट्स, 25 एमसीएनजी के प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चलाने के बाद, और आपको पता है मार्केट यानी आज की तारीख में कम से कम 1,500-2 हजार प्रोजेक्ट लग सकते हैं, इतने एलओआई, इतने डिमांड्स, ऑर्डर आज हमारे पास। तो ऐसी कंपनी जो एक बार ये प्रोजेक्ट होने के बाद ये सभी फाइनेंशियल्स जब हमारे बैलेंस शीट में आएंगे, ये सभी चीजें जब दिखेगी बैंक को, तो बैंक तो मोर देन रेडी है ये सब हमें पैसा देने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि ये इनिशियली जो फंडिंग हाउसेज थोड़ा सा काम करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हमें सबसे ज्यादा वित्तीय पुरवठा करेगा, जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट जिससे होगा, वो होगी बैंक्स। ये बैंक का जो लोन है वो मच बेटर और बहुत कम इंटरेस्ट पे हमें मिलने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट बॉन्ड और कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है वो जो आने वाले। तो एक बार ये क्रेडिबिलिटी होने के बाद, और जिस शो में अभी हम जा रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन से जो हम गुजर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस लेवल पे जाने वाले हैं कि जहां बैंक के लिए सबसे बेहतर क्लाइंट हम होने वाले हैं। और इसीलिए हमारी इस फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी की वजह से, इस सीबीएस स्कोर की वजह से बैंक वेलकम करेगी हमें पैसा देने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली बैंक का बिजनेस है। ये बैंक देगी तभी वो बैंक एज अ बिजनेस पैसा कमाएगा। और एमसीएल का रोल क्या होगा? तो एमसीएल दोनों लेवल पे ट्रस्ट बिल्ड करेगा, दोनों डायरेक्शन में ट्रस्ट बिल्ड करेगा। कैसे? तो सबसे पहले बैंक को जब कृषि क्षेत्र में या सामाजिक या ग्रामीण विकास के लिए पैसे देने, और ऐसा समझे कि बहुत सारे किसान हैं या बहुत सारे छोटे छोटे उद्योजक हैं, बैंक किसको पैसा देगी? तो बैंक एमसीएल को पैसा देगी, राइट? तो एमसीएल के अगर थ्रू ये हो रहा है, अगर एमसीएल जैसे अच्छे कस्टमर उनको मिल रहे हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर मिल रहे हैं, तो बैंक बहुत खुश होकर ये पैसा देगी, क्योंकि बैंक के सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए ये जरूरी है। और दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। लोगों को भी जरूरत है कि उनके जरूरतों को बैंक समझे, उनको पैसे टाइम पे दे, पर्याप्त पैसे टाइम पे दे। और इन तीनों को मिलके, यानी एक तरफ बैंक और एक तरफ लोग जिनको जरूरत है, किसान, इन दोनों को लेके हम एक ट्राई पार्टी में काम करने वाले। यानी ये जो प्रोजेक्ट अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद जो भी काम होगा एमसीएल का, वो इस तरह से ट्राई पार्टी एग्रीमेंट पे होगा। यानी
अग्रक्रम क्षेत्रों को जो भी लेंडिंग करनी है, प्रायोरिटी सेक्टर को जो भी लेंडिंग करनी है, वो सब लेंडिंग बैंक करेगी। किसके लिए करेगी? तो एमसीएल के थ्रू करेगी। तो बैंक डायरेक्टली कृषि को नहीं देगी, तो एमसीएल को पैसा देगी। तो बैंक को भी चिंता नहीं कि मैंने एमसीएल को पैसा दिया तो एमसीएल ही उसको मुझे चुकाएगी। और बाकी हमारे लोगों को जो पैसे चाहिए, जो उनको जरूरत है लोन की या फाइनेंस की, किसानों की है या छोटे छोटे उद्योगों की, वो सब जरूरत कौन पूरा करेगा? एमसीएल, विदाउट एनी डेट। यानी किसी को भी उनके सर पे कर्जा नहीं होगा, किसी को भी अपना कोलैटरल या सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं, तो उनकी भी जरूरत पूरा करेंगे हम, और दूसरी बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो आने वाले दिनों में ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल एमसीएल प्ले करने वाला है। और दोस्तों, बात सिर्फ अभी नेशनल बैंक की नहीं है, इंटरनेशनल बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आज उनको भी जरूरत है ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन की, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट की। ये जिस प्रोडक्ट्स में हम काम कर रहे हैं, ये अभी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा काम, यानी इतने लेवल पे बायोफ्यूल पे काम करने वाली दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो आने वाले दिनों में सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल फूड को लेके, सस्टेनेबल फ्यूल को लेके, या सस्टेनेबल जो अलग अलग चीजें हैं जो पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेगी, इन सभी चीजों के लिए बहुत बड़ा अगर वित्तीय सप्लाई या फाइनेंस अगर किसी के थ्रू आएगा तो होगा एमसीएल। और एमसीएल की जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब ये बहुत अच्छी लेवल पे आने वाला है, और बहुत कम इंटरेस्ट। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो उसका जो रेट होता है, जिसे लिबोर रेट कहते हैं, या उसकी जो क्लाइमेट बॉन्ड्स है, या बहुत सारी फंडिंग जो अवेलेबल है, जो पेरिस एग्रीमेंट या बाकी के एग्रीमेंट के अनुसार जो सिर्फ कार्बन क्रेडिट को लेके है, तो ये सभी पैसे, ये सभी फाइनेंस को लेके बैंकों के साथ हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हमारे गांव में आज जहां जरूरत है किसानों को या छोटे छोटे उद्योगों को, उनको बेहतर कर सकते हैं। और इन्हीं फ्यूल को लेके देखो, इन्हीं एनर्जी में जो बड़ा काम करेगा वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा, और हम बनने वाले। हमारे देश में जो आज कैपेसिटी है, हमारे देश में आज जो पोटेंशियल है, उसमें फिर से हम नंबर 1 की इकोनॉमी बनेंगे। इवन ये मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसकी वजह से नहीं, हमारे देश में उतने रिसोर्सेस है, बस उसको डेवलप करना जरूरी, जो हम मिलकर करेंगे। और इसलिए एमसीएल के थ्रू हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा, जिसमें बैंक की भूमिका बहुत अहम होगी, और मिलकर हम फिर से अपने देश को दुनिया के सबसे महान देश बनाएंगे। धन्यवाद।